आज आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिविलाइजेशन ऑफ आहड़, यानी कि आहड़ की सभ्यता। जैसा कि टॉपिक के नाम से आपको पता चल रहा है कि आप लोगों को आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने लास्ट ईयर जब इतिहास पढ़ना शुरू किया था तब आप लोगों को सबसे पहले एक सभ्यता पढ़ाई गई थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के सिलसिले में आपको ये बात बताई गई थी कि किसी भी सभ्यता का नामकरण दो आधार पर होता है। पहला, वह किस नदी के किनारे या नदी की घाटी में प्राप्त हुआ है, यानी कि उसकी पोषिका नदी कौन सी है। दूसरा, उस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हड़प्पा सभ्यता का नाम भी इसी आधार पर दिया गया है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया प्रथम स्थल था। उसी प्रकार से आहड़ सभ्यता उस सभ्यता को कहा जाता है जो सभ्यता बनास नदी की घाटियों, बनास, चंबल, उसकी सहायक नदी की घाटियों में प्राप्त हुई। उसे हम दो नाम देते हैं, बनास घाटी सभ्यता या फिर आहड़ सभ्यता। प्रचलित नाम हड़प्पा की भांति यहाँ भी आहड़ सभ्यता है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। वर्तमान उदयपुर, जो कि राजस्थान का एक भाग है, वर्तमान उदयपुर से 2-3 मील दूरी पर आहड़ नाम का एक कस्बा, एक गांव है, जहां हमें बनास की सहायक नदी आहड़ के किनारे करीब 1600 फुट लंबा और 550 फुट चौड़ा एक खंडहर का ढेर, या जिसे आप मिट्टी का ढेर भी कह सकते हैं, वो प्राप्त हुआ। और जब उस जगह पर उत्खनन हुआ तो वहाँ से उस उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ सभ्यता प्रकाश में आई। आहड़ सभ्यता जिसे कहा जाता है या आहड़ जिस गांव का नाम है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत पुराना है। एक लंबे समय से लगातार यहाँ पर जनजीवन या बसावट चल ही रही है। इसकी ऐतिहासिकता यहाँ के विभिन्न नामों से और यहाँ पर प्राप्त उत्खनन सामग्री से पता चलती है। आहड़ का एक दूसरा नाम ताम्रवती नगरी है। ताम्रवती नगरी कहने का कारण शायद ये रहा होगा कि यहाँ ताम्र औजार निर्माण का केंद्र रही है। इसके आसपास करीब 50 तांबे के क्षेत्र हैं, तो ये माना गया कि इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा गया होगा। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहा जाता था और स्थानीय नाम इसका धूलकोट है। धूल का मतलब होता है मिट्टी का ढेर या टीला। हो सकता है कि इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ उत्खनन हुआ है उस क्षेत्र के कारण इसे धूलकोट या मिट्टी का टीला या ढेर, इस तरह का नाम इसे दिया गया था। अब इसकी खोज किसने की। जिस समय में भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल हैं, ऐसे स्थलों की खोज के लिए लगातार उत्खनन कार्य चल रहे थे। तो ऐसे में ही यहाँ आहड़ नामक स्थान पर अक्षय कीर्ति व्यास, जो कि A.K. व्यास के नाम से फेमस हैं, अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में जब यहाँ खुदाई की तो यहाँ खुदाई करवाई गई, तो उस समय यहाँ पर ये सभ्यता खोज में आई। 1954 में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल इससे जुड़े और उसके पश्चात S.D. सांकलिया जो कि पूना विश्वविद्यालय के थे, उनके नेतृत्व में यहाँ खुदाई का कार्य हुआ। और उस सारे उत्खनन से ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भी वो की भांति आहड़ सभ्यता भी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता रही है। गिलिंड और भगवानपुरा से मिलने वाली सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहड़ का उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में भी विस्तार हो चुका था। अब दूसरी चीज़, उत्खनन। जब यहाँ का उत्खनन हुआ तो यहाँ उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए। इतिहास में ये कहा जाता है कि जितने स्तर प्राप्त होंगे, इसका मतलब एक तो वह बस्ती उतनी ही बार बनी, उतनी बार उजड़ी, और दूसरा जो सबसे नीचे का स्तर है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ के यदि हम स्तर की बात करें कि यहाँ कौन से स्तर से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो पहले स्तर से हमें मध्य पाषाण युग के कुछ औजार जो कि चर्ट और स्फटिक पत्थर के हैं वो प्राप्त हुए। मिट्टी की कुछ दीवारें प्राप्त हुई, पत्थर की गदाएं, ओखलियाँ इत्यादि ये चीज़ें हमें पहले स्तर से प्राप्त होती हैं। दूसरे स्तर से तांबे और कांस्य युग के और लौह युग के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, लोहे की कुल्हाड़ियाँ, चाकू और कुछ कूट कर तैयार की गई दीवारें हैं, मिट्टी के बर्तन
आदि हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तीसरे स्तर में चित्रित मृदभांड हैं जो लाल और भूरे रंग के हैं। इनमें कटोरियाँ, तस्तरियाँ, प्याले, मटके, कलश आदि इस तरह के मृदभांड जो कि सामान्य जनजीवन के लिए प्रयोग में आते थे वो हमें प्राप्त होते हैं। इनके साथ ही मिट्टी के पूजा पात्र, चूड़ियाँ, खिलौने, सींग वाले पशु, गैंडा, हाथी, कुत्ते, मेंढा इत्यादि के खिलौने प्राप्त होते हैं। पत्थरों और मिट्टी के मनके भी प्राप्त होते हैं। चौथे स्तर से हमें कुछ तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं और शेष चारों स्तर से हमें मकान और बर्तन बनाने की पद्धतियों के बारे में पता चलता है। ये सभी 8 स्तर एक दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए हैं। हर स्तर पर मकान और बर्तन बनाने की विधि में हमें परिवर्तन दिखाई देता है कि हर बार पहले वाले लोगों ने के विधि को अगले वाले लोगों ने कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किया था। अब इसके पश्चात है इसका समय। ये माना जाता है 8 बार बसी 8 स्तर प्राप्त हुए हैं, तो इस आधार पर ये माना जाता है कि इसका टोटल समय जो है वो लगभग 4000 वर्ष पूर्व है। 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईस्वी तक यह बस्ती 8 बार बनी, 8 बार उजड़ी और प्रत्येक बार पुरानी बस्ती पर नई बस्ती का निर्माण हुआ। आहड़ के 8 स्तरों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप लोगों को ध्यान होगा मैंने पहले वीडियो में आपको प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक में अंतर बताया था और अभी आप लोग प्रागैतिहासिक राजस्थान के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कार्बन 14 विधि के अनुसार आहड़ सभ्यता का प्रागैतिहासिक युग 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा। इसे आप इसका चरमोत्कर्ष काल भी कह सकते हैं कि लगभग 800 वर्ष तक यह सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर रही। एक के बाद दूसरी सभ्यता या एक के बाद दूसरी बस्तियों का बसना इस जगह की इम्पोर्टेंस को भी बताता है। अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनकी। इसकी विशेषताओं में सबसे पहला है भवन निर्माण, यानी कि यहाँ पर मकान किस तरह के बने हैं। आहड़ के विशाल टीलों को देखने से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कोई बड़ा समृद्ध नगर या गांव रहा होगा जो अपने किनारे बहने वाली एक छोटी सी नदी आहड़ के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने यहाँ 2000 ईसा पूर्व में स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। आहड़ की प्रथम बस्ती आहड़ नदी के ऊपर के भाग पर बसी है। प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि आहड़वासी अपने मकान पत्थर और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बनाते थे। मैंने आप लोगों को ईंटों के संदर्भ में ये चीज़ बताई थी और अगर आप लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो भी ये चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएगी कि ईंटें 2 प्रकार की होती थीं, एक तो धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें और दूसरा आग में पकाई गई पक्की ईंटें। तो यहाँ के निवासियों ने पत्थर और धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग अपने मकान के निर्माण के लिए किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ के जो लोग थे वो नींव बनाते थे मकानों की और उसके पश्चात मकानों का निर्माण भी करते थे। कुछ कमरों की नींवें हमें प्राप्त हुई हैं। ऐसे कमरों की नींवें हमें प्राप्त होती हैं जिनका आकार विशाल था, जैसे 23 फुट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 9 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा, या तो 23 इंटू 15 फीट वाले की या फिर 9 इंटू 9 स्क्वायर वाले कमरों की हमें नींव प्राप्त होती है। नींव में परतदार पत्थरों का और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था कि उनकी सहायता से नींव को भर दिया जाता था। मकान के निर्माण में मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग हमें अधिक दिखाई देता है। यहाँ मकान 2 प्रकार के थे, बड़े और छोटे। बड़े मकान आकार में 33 इंटू 20 फीट तक के हैं और छोटे मकान आकार में 9 या 10 फीट लंबे और 9 फीट चौड़े हैं। एक चीज़ जो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि यहाँ बड़े कमरों को छोटा बनाने के लिए बांस की चटाई बनाकर उसे दीवार की तरह प्रयोग किया जाता था और उसके दोनों ओर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। दीवारों की चिनाई में स्फटिक पत्थरों को सुंदरता के लिए या पत्थरों को कूट कर प्रयोग किया जाता था। उन्हें आप सुंदरता के लिए भी कह सकते हैं और मजबूती के लिए भी कह सकते हैं कि इन दोनों ही चीज़ों के लिए इन्हें प्रयोग किया जाता होगा। फर्श को मिट्टी से लीपा जाता था। फर्श बनाने के लिए कभी कभी काली मिट्टी के साथ नदी की बजरी या जिसे पीली मिट्टी कहते हैं उसे मिला दिया जाता था। मकान की कच्ची छतों के लिए बांस का प्रयोग किया जाता था।
यानी कि छतों को लकड़ी की बल्ली या बांस की सहायता से स्थिर एक आधार दिया जाता था। बांस या बल्ली को फर्श में गाड़ दिया जाता था और उसके सहारे छत जो थी वो खड़ी रहती थी। और इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कच्ची छतें जो थी वो इस काल में प्रयोग की जाती थी। मकान से गंदे पानी के निकास के लिए पक्की नालियाँ इस काल में बनी हैं, जैसे कि हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता में पढ़ी हैं कि पक्की नालियाँ बनी हुई थी और उन नालियों का बाहर जो निकासी होती थी मुख्य नालियों के लिए, तो उन मुख्य नालियों के बीच बीच में 15 से 20 फीट के गड्ढे खोदे जाते थे और उन गड्ढों में मिट्टी के पकाए गए घड़ों को एक दूसरे के ऊपर बिठाकर रख दिया जाता था। यानी कि एक तरह से सॉकपिट जिन्हें हम कहते हैं वो बन जाते थे। उनमें गंदा पानी गिरता रहता था, गंदगी जो थी वो उन घड़ों में भर जाया करती थी और गंदा पानी अलग हो जाया करता था। इस तरह से सफाई या जल निकास की व्यवस्था आहड़वासियों ने कर रखी थी। आहड़ सभ्यता के मकानों में हमें 1 या 2 चूल्हे प्राप्त होते हैं। कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे हैं, लेकिन एक मकान में 6 चूल्हों की संख्या देखी गई है। तो ये माना जाता है कि ये संयुक्त परिवार प्रथा का घर रहा होगा या यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा थी, यहाँ एक साथ सार्वजनिक भोजन बनाया जाता था। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि आहड़वासी मकान बनाने की कला जानते थे। आहड़वासी मकान को सुंदर और टिकाऊ बनाने की कला जानते थे, ईंटें बनाने की कला जानते थे, जल निकास प्रणाली और भोजन व्यवस्था से वे अवगत थे। अब इसके बाद पढ़ते हैं मृद भांडों के बारे में। मिट्टी के मृद पात्र हमें जब से मिलना प्रारंभ होते हैं तब से हम ये सोचते हैं कि मानव थोड़ा सा सभ्य होना प्रारंभ हुआ, कि मानव को अपने भोजन के लिए, अपने खाद्य सामग्री इत्यादि सामान रखने के लिए पात्रों की जब आवश्यकता महसूस हुई तो उसे इजीली जो प्राप्त थी चीज़ वो मिट्टी थी और इसीलिए उसने मिट्टी के पात्र बनाए। यहाँ से हमें जो मृदभांड प्राप्त होते हैं वो लाल व काले रंग के हैं। लाल व काले रंग के जो मृदभांड हैं ये माना जाता है कि यह इस प्रकार के मृदभांडों का एक केंद्र था। इन्हें उल्टी तपाई पद्धति के द्वारा तपाया जाता था। उल्टी तपाई पद्धति में होता है कि एक तरफ सारे के सारे मिट्टी के बर्तन जिन्हें भी पकाना है उन्हें उल्टा रख दिया जाता है, उनके ऊपर लकड़ी डाल दी जाती है और उसे पूरा बंद कर दिया जाता है। सिर्फ एक छेद खुला छोड़ा जाता है पास में जहाँ से धुआं निकल सके, जिसकी वजह से उनका बाहर का जो भाग है वो तो काला हो जाता है और अंदर का जो भाग है वो आग में तपता है, इसलिए वो लाल रहता है। इस प्रकार से उल्टी तपाई विधि के द्वारा इन मृदभांडों को तपाया गया। ये 3 प्रकार के हैं। एक तो सादा, जिन पर कोई डिज़ाइन नहीं है, दूसरे जिन पर अंदर व बाहर हल्की डिज़ाइन बनी है, और तीसरे जिन पर बाहर की ओर गर्दन पर सफ़ेद रंग से कई प्रकार की लाइनें व बिंदु बनाई गई हैं। ज़्यादातर दैनिक प्रयोग के बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इन बर्तनों में घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, भंडार के कलश, ढक्कन आदि मुख्य हैं। साधारणतः मिट्टी के बर्तनों को हाथ से बनाया जाता था, लेकिन कभी कभी इन्हें बनाने में चाक का प्रयोग भी किया जाता था। हमें इन पर 3 प्रकार का अलंकरण दिखाई देता है मुख्यतः। अब ये अलंकरण 3 प्रकार का है। एक तो खींचित विधि के द्वारा, दूसरा चिपकाई विधि और तीसरी कुरेद विधि। खींचित विधि किसे कहते हैं? जब गीले बर्तन पर ही किसी लकड़ी या बांस के नुकीले टुकड़े के द्वारा खींचकर विभिन्न आकृतियाँ बना दी जाती हैं, उसे हम कहते हैं खींचित विधि। दूसरी चिपकाई विधि, गीली मिट्टी का कोई टुकड़ा लेकर उसे किसी शेप में डालकर उस मृदभांड पर चिपका दिया जाए, उसे चिपकाई विधि कहते हैं। और तीसरी है कुरेद विधि, किसी तीखे माध्यम से विभिन्न आकृतियों को कुरेद कर बनाना, इसे कहा जाता है कुरेद विधि। तो इस यहाँ के जो मृदभांड है उन्हें 3 प्रकार से अलंकृत किया गया है। इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, मृदभांड बहुत सारे मिले हैं। अनेक प्रकार के, अनेक प्रयोग में आने वाले घरेलू कार्य के लिए या खाद्य सामग्रियों के लिए, खाने पीने पकाने के लिए, खाने पीने के लिए, इस तरह के विभिन्न मृदभांड यहाँ प्राप्त होते हैं। इन लाल व काले मृदभांडों के अलावा भी यहाँ से हमें जो मृदभांड प्राप्त होते हैं वो काले, चितकबरे, स्लेटी, भूरे और लाल रंग के प्राप्त होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर अनाज रखने के बड़े मृदभांड गड़े हुए मिले हैं, जो कि मिट्टी में गड़े हुए हैं। अनेक जगह आज भी गाँव में ये चीज़ होती है कि अनाज को रखने के लिए फर्श में ही बड़े बड़े मृदभांडों को गाड़ दिया जाता है और उनमें अनाज रखा जाता है। सामान्य भाषा में इन्हें गोरे व कोट कहा जाता है।
लेकिन यहाँ से इतने सारे मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बर्तन बनाने का व्यवसाय काफ़ी विकसित हो चुका था। अब इसके बाद मृदभांडों के अतिरिक्त आहड़ सभ्यता से हमें या आहड़ के उत्खनन से हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनको लेते हैं मुद्राएं और मोहरें। आहड़ सभ्यता की ऐतिहासिकता के बारे में बताया था कि ये वर्तमान में भी बसा हुआ क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ से हमें कुछ अन्य चीज़ें या एक लंबे समय तक यहाँ बसावट रही, तो यहाँ से हमें 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहर प्राप्त होती हैं। कुछ मुद्राएं अस्पष्ट हैं, लेकिन कुछ मुद्राओं पर चिन्ह हमें जो प्राप्त होते हैं, जैसे एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है, एक दूसरी मुद्रा पर अपोलो है जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है जिससे इसका संबंध 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आंका जाता है, क्योंकि तभी से यवन आक्रमण भारत में प्रारंभ हुए थे और इस आधार पर यह भी कहते हैं कि आहड़वासियों का संबंध भी उनसे रहा हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ से हमें कुछ मुद्राएं प्राप्त होती हैं वो अस्पष्ट हैं, यानी कि उन पर कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये कब की हैं, क्या हैं। वस्तुतः ये माना जाता है कि इन मुद्राओं का जो समय है वो 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी है। उत्खनन में हमें कुछ पाषाण उपकरण भी प्राप्त होते हैं जो कि चर्ट और स्फटिक के बने हुए हैं। आहड़ सभ्यता के लोगों ने अपने मकानों को सुंदर बनाने के लिए भी स्फटिक पत्थरों के टुकड़ों को मिट्टी के गारे में मिलाया था और उस तरह से अपनी दीवारों पर उन्हें लगाया था। तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी इन्होंने पत्थरों के औजारों इत्यादि को बनाया होगा। छीलने, छेद करने या काटने के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थर के उपकरणों का प्रयोग यहाँ मानव ने किया। ये गोल और बेडोल आकृति के मिले हैं, आकार में छोटे हैं, लेकिन इनके 1 या 2 किनारे बहुत तेज हैं। चारों ओर उभरे तथा पैने किनारों के उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। संभवतः चमड़े या हड्डी छीलने के लिए ये प्रयोग आते थे। यहाँ से पत्थर के गोले, शिलाएं, गदाएं और ओखलियाँ आदि प्रमुख मिली हैं। अब इसके पश्चात ताम्र उपकरण, जैसा कि इसके नाम से विदित है कि ये ताम्रवती नगरी कही जाती थी, तो स्वाभाविक है तांबे के उपकरण तो यहाँ से मिलने ही थे। यह माना जाता है कि यह नगर उस काल में एक औद्योगिक नगर था और ताम्र उद्योग यहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा होगा। यहाँ से तांबे के उपकरणों में हमें छल्ले, चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, चाकू, सलाइयाँ, कलाकृतियाँ, चादरें आदि प्राप्त होती हैं। यहाँ ये माना जाता है कि तांबे की वस्तुएं बनाने का ये एक प्रमुख केंद्र रहा होगा, क्योंकि आहड़ के आसपास आज भी लगभग 40 खाने हैं तांबे की। तो एस.डी. सांकलिया का ये कहना है कि तांबे की उपलब्धता ने ही प्रागैतिहासिक मानव को यहाँ बसने के लिए प्रेरित किया होगा, क्योंकि उस युग में इसका प्रयोग संपन्नता और समृद्धि का सूचक था। अब इसके पश्चात लेते हैं लौह उपकरण। यहाँ से करीब हमें 79 लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनका उपयोग कुल्हाड़ी, चाकू या कील की तरह होता था। इसके पश्चात यहाँ से हमें मड़ियाँ और आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आहड़वासी आभूषण प्रिय थे। उन्होंने कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि की गोल मड़ियाँ बनाई हैं। इन मड़ियों के साथ साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप, हड्डी आदि की भी बनाई हैं, या आभूषण या जिसे हम मनके कह सकते हैं वो बनाए हैं। इनका उपयोग आभूषण बनाने, ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था और इनके ऊपर सजावट और अलंकरण का काम भी किया गया है। इनका आकार गोल, चपटा, चतुष्कोणीय और षटकोणीय है। आहड़वासी आभूषणों में मनकों की माला का विशेष रूप से प्रयोग करते थे। अब ये मनके या मणियाँ जो प्राप्त हुई हैं वो कीमती पत्थरों की भी प्राप्त होती हैं, पकी हुई मिट्टी की भी प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के मनके 2 आकार के प्राप्त होते हैं, कुछ तो बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। इसके साथ ही इन मनकों को पत्थर के बने मनके लाल, गुलाबी, हरे, नीले, काले आदि कई रंगों में प्राप्त हुए हैं। इन मनकों को 2 प्रकार से बनाया जाता था, सादा मनके और दूसरे अलंकृत मनके। हो सकता है जो ज़्यादा अमीर हों, संपन्न वर्ग के जो लोग हों, वो अलंकृत मनकों और कीमती पत्थरों के मनकों का प्रयोग करते होंगे, और जो साधारण लोग थे वो मिट्टी के मनकों का प्रयोग करते थे। बड़े आकार वाले मिट्टी के मनकों को जानवरों के गले में पहनाया जाता था। कीमती पत्थरों व मिट्टी के अतिरिक्त इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज आदि के भी होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेढ़ा, हाथी, गैंडा, मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे।
स्टार्ट लेते हैं कि हड़प्पा के मानव ने कृषि और व्यवसाय कौन से किए। ये तो स्पष्ट है कि आहड़ सभ्यता का जो निवासी था वो कृषि से अवगत था। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? ये हमें पता चलती है कि वहाँ वर्षा की प्रचुरता थी, सिंचाई के हेतु नदी का जल भी उपलब्ध था। यहाँ से विभिन्न आकार के मृदभांड प्राप्त होते हैं, सिलबट्टे जो कि अनाज पीसने के काम आते थे वो प्राप्त होते हैं, रोटी बनाने के तवे प्राप्त होते हैं। तो इनसे पता चल जाता है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था। मृदभांडों पर प्राप्त चिन्हों के आधार पर ये माना जाता है कि आहड़वासी लंबे किस्म का चावल उगाते थे जो आज भी देहरादून में उगाया जाता है। कुछ पुराविद आहड़वासियों को ही इन चावलों का जन्मदाता मानते हैं। आहड़ के आसपास इसके अलावा यहाँ हमें खुदाई में कपड़ों पर आदि पर छपाई करने के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि रंगाई और छपाई का व्यवसाय विकसित हो चुका था। शरीर से मैल छुड़ाने के झाबे मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि आहड़वासी शारीरिक सफाई का ध्यान रखते थे। तो स्वाभाविक है कि मृदभांड या जिसके बारे में आप लोग अभी तक पढ़े हो कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते थे, वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। खुदाई में तोल के बाँट और माप मिले हैं, जिससे व्यापार वाणिज्य का पता चलता है। इसके अलावा यहाँ से पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं कि जब कृषि थी तो स्वाभाविक है मानव पशुपालन भी करता था, ये भी एक प्रमुख व्यवसाय रहा होगा। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पशुओं को ये लोग पालते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का यहाँ पर व्यवसाय था। तांबे की विविध सामग्री प्राप्त होती है तो ताम्र उद्योग भी यहाँ विकसित था, लौह उद्योग भी यहाँ विकसित था। इस प्रकार से यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग विकसित थे। अब बात करते हैं रहन सहन की कि यहाँ का मानव का रहन सहन कैसा था। नरकंकालों की प्राप्ति के आधार पर यहाँ की प्रजाति के बारे में अनेक मत दिए जाते हैं। जैसे एक मत है आर्य थे, ये आर्य थे क्योंकि आर्यों का आगमन उस काल तक हो चुका था। तो कई लोग कहते हैं कि इनको बसाने वाले आर्य थे, सभ्यता को बसाने वाले। दूसरे कहते हैं कि यहाँ यादव जाति अधिक थी, तो हो सकता है यादव जाति ने यहाँ को इस सभ्यता को प्रारंभ किया हो। तीसरा मत दिया जाता है कि यहाँ आज भी भील बसे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भीलों ने इस सभ्यता को बसाया हो। लेकिन ये चीज़ भी है कि आज भी यहाँ वो सभ्यता दिखाई देती है जो आहड़ के उत्खनन में प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं ये सभ्यता निरंतर चल रही है। इसके अलावा यहाँ के लोग विविध प्रकार के इनके खिलौने इत्यादि से पता चलता है कि दो प्रकार के कमर के ऊपर और कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र पहनते थे, विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे। एक मकान में 6 चूल्हों से पता चलता है कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा भी रही होगी। बड़े मकान भी शायद इसीलिए बने होंगे कि जहाँ अनेक लोग एक साथ रहते होंगे। मानव का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। कृषि के उत्पादन के आधार पर हम कह सकते हैं शाकाहार करता था, लेकिन मकानों के आसपास पशुओं की हड्डी मिलने से ये पता चलता है कि ये लोग मांसाहारी भी थे। मकानों के आसपास मछली, कछुआ, गाय, भैंस, बकरा, भेड़, हिरण, सूअर आदि पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो ये माना जाता है कि इन पशुओं का मांस भी आहड़वासियों के भोजन में प्रमुख स्थान रखता था। इन सब के बाद है मृतक संस्कार विधि कि आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो मृतक संस्कार किस प्रकार से करते थे। तो यहाँ हमें शवाधान प्राप्त होता है, जिस शवाधान से हमें ये पता चलता है कि इस समय मानव को कैसे दफनाते थे। उसका सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होता था। उसके साथ उसके आभूषणों आदि को भी गाड़ा जाता था और इस तरह से शवाधान किया जाता था। इन सब के अलावा आहड़ के पास ही एक गिलुंड नामक स्थान है, जहाँ से खुदाई की गई तो आहड़ सभ्यता के प्रसार के जानकारी प्राप्त होती है। गिलुंड की खुदाई से हमें लाल व काले रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं। चूने के प्लास्टर की कच्ची दीवारों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। तो ये माना जाता है कि सभ्यता का विस्तार उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर हो गया था। ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, तो इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि ये सभ्यता भूकंप, आहड़ नदी के प्रवाह या बाढ़, आक्रमण आदि कोई भी कारण इस नगर के विध्वंस का कारण हो सकता है। धन्यवाद।